हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू गीतानंदन एकेडमी। इजराइल के बाद अब रूस बना दूसरा ऐसा देश जिसने खुले तौर पर कहा है कि उसे 10 लाख भारतीय वर्कर्स की जरूरत है। जी हां, आपने सही सुना। आने वाले कुछ महीनों में और बहुत संभव है कि यही साल 10 लाख भारतीय कामगार रूस जा सकते हैं, खासतौर पर रूस के मध्य क्षेत्र सरदोज रीजन में। ये भारत और रूस के बीच अब तक का सबसे बड़ा वर्कफोर्स ट्रांसफर माना जा रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। यह मूव सीधे सीधे वेस्टर्न सैंक्शंस को चुनौती देता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर रूस को वर्कर्स चाहिए तो अमेरिका और यूरोप को इससे क्यों दिक्कत हो सकती है, और ये सैंक्शंस को चैलेंज करने वाली बात क्यों कही जा रही है। तो चलिए इसे सीधा समझते हैं। मान लीजिए 10 लाख भारतीय वर्कर्स रूस जाते हैं। ये वर्कर्स वहां की इकोनॉमी को सपोर्ट करेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस जैसे क्षेत्रों में रूस को मजबूती मिलेगी। मतलब ये कि भारत अप्रत्यक्ष रूप से ही सही रूस की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करेगा, ऐसे समय में जब अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो। यही वो पॉइंट है जो वेस्टर्न देशों को खटक सकता है। इस मूव को जियोपॉलिटिकल लेंस से देखा जाए तो ये एक सॉफ्ट डिप्लोमेटिक स्टैंड होगा भारत की तरफ से, जिसमें भारत सीधे तौर पर किसी के खिलाफ कुछ नहीं कह रहा, लेकिन एक ऐसा फैसला ले रहा है जो अमेरिकी नीति की दिशा के बिल्कुल विपरीत है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका इसका जवाब कैसे देता है। क्या वो भारत पर दबाव डालेगा या क्या भारत अपने फैसले पर कायम रहेगा। आने वाले महीनों में इस पर दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी। कथित तौर पर रूस अपने अत्यधिक औद्योगिक क्षेत्रों, विशेष रूप से यूराल पर्वतों में स्थित स्वेर्दलोवस्क क्षेत्र, जो भारी उद्योग और सैन्य निर्माण के लिए जाना जाता है, में श्रम की भारी कमी को दूर करने के लिए 2025 के अंत तक 10 लाख कुशल भारतीय कामगारों को नियुक्त करने की योजना बना रहा है। यूराल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रमुख हेनरी बेसेदिन ने इस पहल की पुष्टि की, जिन्होंने बताया कि येकातेरिनबर्ग में एक नया महावाणिज्य दूतावास भर्ती प्रक्रिया का प्रबंधन करेगा। रूस के व्यापारिक नेताओं ने प्रमुख उद्योगों में श्रम अंतराल को भरने के लिए 10 लाख कुशल भारतीय श्रमिकों को लाने की मंशा की घोषणा की है। रूसी सरकार आधिकारिक तौर पर इस तरह की बड़े पैमाने पर भर्ती योजनाओं से इनकार करती है, 2025 में भारतीय श्रमिकों के लिए बहुत कम कानूनी कोटा का हवाला देते हुए। यह विसंगति बताती है कि हालांकि रूसी उद्योग में भारतीय श्रमिकों को नियुक्त करने में उल्लेखनीय रुचि है, लेकिन वास्तविक संख्या सरकार द्वारा निर्धारित कोटा और नियामक प्रक्रियाओं द्वारा निर्धारित की जाएगी। अब जरा सोचिए, अगर 10 लाख भारतीय वर्कर्स रूस में काम करने जाते हैं तो उन्हें पेमेंट किस में मिलेगा। ऑब्वियसली रशियन करेंसी रूबल में, क्योंकि रूस में न डॉलर चलता है न रुपया, सिर्फ रूबल। अब असली चैलेंज यहीं से शुरू होता है। ये वर्कर्स जो रूबल में सैलरी कमाएंगे, उन्हें वो पैसा भारत में अपने परिवार को भेजना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रूस फिलहाल ग्लोबल स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से कट ऑफ है, यानी इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांसफर का रास्ता ब्लॉक है। तो फिर सवाल उठता है, ऐसा कौन सा नया पेमेंट मैकेनिज्म होगा जो इन वर्कर्स को पैसा भारत भेजने की सुविधा देगा। यहां पर ही एक बड़ा संकेत छिपा है। माना जा रहा है कि इसी उद्देश्य से व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ सकते हैं, क्योंकि जब तक रूस और भारत के बीच एक नया बायलैटरल पेमेंट सिस्टम नहीं बनता, तब तक इतने बड़े पैमाने पर वर्कर्स का ट्रांसफर प्रैक्टिकली संभव नहीं है। आप सोच रहे होंगे, अरे भारत ने तो रूस से ऑयल भी रुपये में खरीदा था, तो उन्हीं पैसों से सैलरी दे देगा ना। लेकिन जवाब है नहीं, क्योंकि वो पेमेंट सरकारी डील्स के तहत गई थी पब्लिक सेक्टर टू पब्लिक सेक्टर, जबकि जो वर्कर्स रूस जाएंगे वो प्राइवेट और डोमेस्टिक कंपनियों में काम करेंगे। तो उसी पैसे को उठाकर किसी और के अकाउंट में डाल देना संभव नहीं है। इसलिए इंडिया और रूस को एक पूरी तरह नया डेडिकेटेड पेमेंट सिस्टम तैयार करना होगा, जो न सिर्फ रूस की सैंक्शंस की बाउंड्रीज को बाईपास करे, बल्कि लीगल और बैंकिंग नॉर्म्स को भी सैटिस्फाई करे। और यही चीज वेस्टर्न देशों को चुभ रही है। यूएस और यूरोप को यह डर है कि अगर इंडिया रूस के साथ ऐसा ऑल्टरनेट सिस्टम बनाता है तो वो पूरे वेस्टर्न फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की मोनोपोली को सीधी चुनौती होगी। और शायद यही वजह है कि अभी से अमेरिका में भारत के खिलाफ रशिया लिंक्ड स्टेटमेंट्स बढ़ने लगे हैं।